बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 करने जा रहे हैं। इस सेट में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निमिष शब्द का पर्याय है। पहला है प्रकाश, दूसरा है छिद्र, तीसरा है पूर्ण, चौथा है छड़। इसका सही उत्तर हो जाएगा छड़। अगला क्वेश्चन है, मुझसे उठा नहीं गया। वाक्य में वाक्य है। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाववाच्य। जहाँ पे फीलिंग्स आता है, मुझसे उठा नहीं जाता, जिसमें अकर्मक क्रिया होती है, वही आपका भाववाच्य होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। पहला है प्रत्याशा, दूसरा है अप्रत्याशित, तीसरा है अपरिमेय, चौथा है अनाहुत। इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो इसे अप्रत्याशित कहते हैं, और दूसरा आता है जिसकी आशा की गई हो उसे प्रत्याशित कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे दो तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा ही जरूर। अगला क्वेश्चन है, गोधूम शब्द का तद्भव है। पहला है गेहूं, दूसरा है गाय, तीसरा है गोबर, चौथा है गोधन। इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूं। तद्भव और तत्सम से भी एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है, उसका प्रैक्टिस कर लेना है। तीसरा है, अगला क्वेश्चन है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। पहला है निधन कपट, दूसरा है निष्धन कपट, तीसरा है निधन कपट, चौथा है निष्धन कपट। तो जहाँ पे आधा अक्षर होगा किसी शब्द में, तो वहाँ पे विसर्ग हो जाता है। जब हम उसको तोड़ेंगे तो वो विसर्ग संधि होता है। तो यहाँ पे इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा निधन कपट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। पहला है अनुग्रहित, दूसरा है अनुग्रहित, तीसरा है अनग्रहित, चौथा है अनुग्रहित। इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा अनुग्रहित। ये भी यूपी टेट का फेवरेट, यूपी टेट में जो आता है ये फेवरेट क्वेश्चन है, और ये भी आने की संभावना है। आपको चारों विकल्प एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक इसको ध्यान से प्रैक्टिस करना है, कि ताकि आपके एग्ज़ाम में गलत ना हो। यहाँ पे एक जैसे है, लेकिन क्या होता है ना अक्सर कि हमको आता है, लेकिन जब वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, वहाँ पे प्रेशर बन जाता है कि हम कैसे क्या करें, आता हुआ क्वेश्चन। लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा, बारीकी से पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तो आपकी गलत ना हो। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। पहला है सापेक्ष, दूसरा है उपेक्षा, तीसरा है निरपेक्ष, चौथा है अपेक्षित। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपेक्षित। अगला क्वेश्चन है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। पहला है दंत, दूसरा है मूर्धा, तीसरा है तालु, चौथा है दंतालु। इसका सही उत्तर हो जाएगा तालु। जो टंग के पीछे लगता है वहाँ पे वो क्या होता है, आपका श होता है। जो दंत से लगता है, जो हमारा टंग, तो वहाँ पे छोटा सा होता है। जो मूर्धा से होता है, टंग लगता है, तो वहाँ पे हमारा षटकोण वाला श होता है। ठीक है। आपको ध्यान है ट और श, ये दो जो षटकोण वाला श है वो एक जैसे आता है, उसका जो स्पर्श अंग है एक ही जगह होता है। तो आपको ध्यान देना, अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप उसको बोल के देख लीजिए कि हमारा टंग कहाँ टच कर रहा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अत्यंत शब्द का उपयुक्त उपसर्ग है। पहला है अत, दूसरा है अ, तीसरा है अत्य, और चौथा है अति। इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा अति। आपको ये ध्यान देना है कि ये अत्यंत मतलब कि यड़ संधि का, अगर हम देखें संधि में तो ये यड़ संधि है। और आपको ये ध्यान देना है कि जहाँ जिस वाक्य में आधा अक्षर होता है, आधा अक्षर के बाद क्या होता है आपका, पहला य या व आता है, और इससे पहले जो है आधे अक्षर जो शब्द होते हैं, आधे आते हैं, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, छोटी की मात्रा में। मतलब कि जब इसको हम उपसर्ग में चाहे उसका संधि बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये छोटी की मात्रा में आपका ये हो जाएगा।
ठीक है, आधे अक्षर किस में होते हैं, छोटी की मात्रा में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना, ये अत्य नहीं है। आप क्या करेंगे देख के कि अत्य है यहाँ पे, तो अत्य लिख कर आप सही कर देंगे क्योंकि उससे से मिल रहा है। तो ये आपको ध्यान देना है, ये अत्य नहीं होता है। जो भी आधे अक्षर वाले होंगे वहाँ पे क्या लगेगा, आपका अति लगेगा। अब वो छोटी ई की मात्रा में चेंज हो जाएगा। अगर आपको ये ध्यान देना है, हर सब जो हर आधे अक्षर जो है छोटी ई की मात्रा में चेंज नहीं होते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि उस आधे अक्षर के बाद य और व अगर आया है तो तभी ये अति छोटी की मात्रा में चेंज हो जाएगा। जो त है वो ती में चेंज हो जाएगा, चाहे और कुछ भी कोई भी अक्षर हो वहाँ पे, तो वो छोटी की मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये विकल्प में आपके वो शब्द में क्या हो, य और व हो, ठीक है, तब आपको यहाँ पे छोटी की मात्रा लगाना है, नहीं तो आपके वो नहीं होंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये यड़ संधि, अगर यड़ संधि आपको आता होगा तो आप अच्छे से इसको लगा लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपत्यका का अर्थ अर्थ है, पहला सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, दूसरा है प्राणियों के पेट का एक अंग है, तीसरा है पर्वत का शिखर है, चौथा है पर्वत के पास की भूमि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्वत के पास की भूमि है। अगला क्वेश्चन है, इसको क्या बोलेंगे, ये नासिक की वर्ड है। ठीक है, अंगा, ठीक है, जो हम क ख ग वाला आता है कंठ से जो बोला जाता है, ये वर्ड वाला वर्ड संख्या है, तो उसी में आपका ये स्पर्श संख्या अगर कहा जाए तो किस में आता है, ये स्पर्श का ये स्पर्श संख्या भी है। और ये अगर देखा जाए उच्चारण स्थान इसका क्या होगा, नासिक होगा। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है नासिक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर मेरा समझाने का तरीका आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हो तो। ठीक है, मैं ऐसे ही नए नए प्रश्न लाती रहूँगी ताकि आपके एग्ज़ाम में आने के मतलब कि 95% हो चांस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है, पहला है संख्या वाचक, दूसरा है गुणवाचक, तीसरा है परिमाण बोधक, चौथा है सार्वनामिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा परिमाण बोधक। अगला क्वेश्चन है, शीश, यहाँ पे क्या है, गज, चार गज मलमल है ना, तो यहाँ पे हम जो नापते हैं, जहाँ पे नापने का कार्य होता है, तौलने का काम होता है, वहाँ पे हम परिमाण बोधक करते हैं। जहाँ पे काउंटिंग का मतलब होता है वहाँ पे आपका संख्यावाचक होगा। ठीक है, और जहाँ पे आपके अंदर गुण है, दोष है, उसको प्रकट करता है, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे गुणवाचक होगा। ठीक है, और जहाँ पे पहला पद क्या होता है, संज्ञा हो, सर्वनाम होता है, उसके जस्ट पास क्या आता है, संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो आपके चार विशेषण के कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। तो आपके एक क्वेश्चन से आपके 5 क्वेश्चन तैयार हो गए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो इसका पहला उत्तर हो जाएगा आपका परिमाण बोधक। चलिए अगला क्वेश्चन है, शीश का तत्सम रूप क्या है, पहला है शीशा, दूसरा है शीर्ष, तीसरा है शिरा, चौथा है शीर्षक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शीर्ष। अगला क्वेश्चन है, चौराहा शब्द में समास है, पहला है कर्मधारय समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है अव्ययीभाव समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विगु समास। तो जहाँ पे आपका संख्यावाची पहला पद, अगर संख्यावाची पद आते हैं, शब्द आते हैं, तो वहाँ पे आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास होगा। और जहाँ पे यहाँ पे विलोम शब्द जैसे कि माता पिता, भाई बहन, सुख दुख, दिन रात, अगर ये शब्द आते हैं तो वो आपका, और बीच में क्या लगा रहेगा, जैसे कि रात दिन, तो यहाँ पे आपके बीच में योजक चिन्ह है। इस तरह से अगर आपके शब्द आ रहे हैं तो आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि पहला पद आपका क्या होता है, उपसर्ग होता है। पहला पद क्या होता है, उपसर्ग।
तो यहाँ पे अगर पहला पद उपसर्ग होता है तो वो अव्ययी भाव समास होगा, या तो एक ही शब्द दो बार मतलब एक ही शब्द रिपीट हुए हों तो वहाँ पे आपका कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कर्मधारय समास मतलब कि एक विशेष की विशेषता बतलाने वाले को क्या कहते हैं, वो वहाँ पे आपका कर्मधारय समास होगा। पहला पद आपका विशेषण होगा, दूसरा पद क्या होगा आपका विशेष्य होगा। जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, काली मिर्च, यहाँ पे काली मिर्च, तो यहाँ पे मिर्च क्या है, अगर देखा जाए तो मिर्च आपका विशेष्य है और दूसरा क्या है, काली क्या है आपका विशेषण है। तो मिर्च की विशेषता क्या है कि वो काली है। तो इस तरह से जहाँ पे विशेषता बताई जाए तो वहाँ पे कौन सा समास होगा, वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। या तो पहला पद उपमेय होता है या दूसरा पद क्या होता है, उपमान होता है, तो वहाँ पे भी आपका कर्मधारय समास होता है। जैसे कि अगर आपको उपमेय उपमान का एग्जाम्पल देखना है, चंद्रमुख, यहाँ पे दिखाया जा रहा है चंद्रमुख, ठीक है। चंद्रमा क्या है आपका उपमान है और मुख क्या है आपका उपमेय है। तो मुख की तुलना किससे हो रही है, चंद्र से हो रही है। तो चंद्र क्या है विशेष है, जहाँ पे विशेष होगा वहाँ पे आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, आपका अलंकार हो जाएगा कर्मधारय समास। चलिए अगला क्वेश्चन है, आँख की किरकिरी होना। आँख की किरकिरी होना का कौन सा ऑप्शन है, पहला है अप्रिय लगना, दूसरा है धोखा देना, तीसरा है होना कष्टदायक होना और चौथा है बहुत प्रिय होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कष्टदायक होना। देखिए इसका ऑप्शन तो आपका अप्रिय लगना भी है, लेकिन आयोग क्या माना है, कष्टदायक होना ही माना है सही। दोनों का ये आँख का किरकिरी होना दोनों इसका उत्तर होगा, लेकिन आयोग ने माना है कष्टदायक होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, पहला है शुद्ध वर्तनी, दूसरा है सुलेख, तीसरा है श्रुतलेख, चौथा है आशु भाषण। इसका सही उत्तर हो जाएगा आशु भाषण, क्योंकि हम स्पीच देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपका मौखिक अभिव्यक्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, पहला है 15, दूसरा है 25, तीसरा है 18, चौथा है 22। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन 18। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है, पहला है कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप, दूसरा है सरस्वती माधुरी, तीसरा है कल्पना ज्ञानोदय, चौथा है नवनीत कादम्बनी। तो यहाँ पे जो भारतेंदु युग में आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। अगर आप हिंदी से अब अगर हिंदी के विद्यार्थी होंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसमें युग मतलब कई युगों का वो यहाँ पे चलता है, प्रचलन होता है। और वहाँ पे पहला अगर हम आते हैं आधुनिक काल में, हिंदी का जो आधुनिक काल होता है उसमें अगर हम उसको डिवाइड करते हैं आधुनिक काल को, तो पहला इसमें आपका क्या आएगा, भारतेंदु युग आएगा, दूसरा आएगा आपका द्विवेदी युग आएगा, तीसरा आपका छायावाद आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी संख्या बढ़ती जाती है। आपकी यूपी टेट में भारतेंदु युग से, द्विवेदी युग से, छायावाद युग से ही आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं, या तो कभी कभी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा से आपके क्वेश्चन आते हैं, जो सुभद्रा कुमारी चौहान के जो रचनाएं होते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कवि वचन सुधा। तो ये कैसे याद होगा आपको, रचनाएं तो अगर आप हिंदी के विद्यार्थी होंगे तो आपको तो समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा, लेकिन आप हिंदी के नहीं होंगे तो आपको थोड़ा सा इसको बार बार अभ्यास करना होगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जाके याद होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तद्भव। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है, पहला है लीलाधर जोगड़ी, दूसरा है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, तीसरा है हरि प्रकाश उपाध्याय, चौथा है अखिलेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अखिलेश। ये सब पत्रिका से पूछा गया, पत्रिका से भी क्वेश्चन आते हैं तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना आपका रचना आया है, तो ये आपका आदिकाल के क्वेश्चन है। तो आदिकाल के क्वेश्चन में खड़ी भाषा में आदिकाल में जो प्रमुख जो जो पहले कवि है जो जिन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है, तो उनका नाम क्या है, तो अमीर खुसरो है। ये भी क्वेश्चन आपके आने की संभावना है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिएगा।
ठीक है। 12 बरस लौ कुकर जो जीवै, अरु 13 लौ जिये सियार। यह पंक्ति किसकी है? पहला है विद्यापति का है, दूसरा है चंद्रवरदाई का, तीसरा नरपति नाला, चौथा जगनीक। जिसका पहला उत्तर, उसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा जगनीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में प्रयोग किया जाता है? पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है दक्षिण अमेरिका, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा है मॉरिशस। तो कुछ ऐसा नहीं है कि हिंदी बस केवल हमारे देश में बोले जाते हैं। ये जैसे कुछ समीप वाले जो देश होते हैं वहाँ पे भी बोले जाते हैं। ठीक है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर मॉरिशस हो जाएगा। ठीक है, तो मॉरिशस जो है, मॉरिशस में हो गया, सिंगापुर में हो गया, यहाँ पे कई जैसे कुछ जो जो देश है वहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे कौन सा देश हो जाएगा? मॉरिशस। अगला क्वेश्चन है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? पहला है अवधी, दूसरा है बुंदेली, तीसरा है ब्रज, चौथा है छत्तीसगढ़ी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में लिखी गई है। सूरसागर किसकी रचना है? ये भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि सूरसागर किसकी रचना है। तो ये है सूरदास की है रचना। और सूरदास, अब आपको ध्यान देना, देखिए मैं आपको ब्रज भाषा और अवधी भाषा के जो रचनाकार है उनका मैं नाम याद कराती हूँ एक ट्रिक से। ठीक है, आप आपको ध्यान से सुनिएगा। पहला है सूरसागर। सूरसागर जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है और इनके रचनाकार का नाम क्या है? आपके सूरदास है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये किस पे लिखे हैं? कृष्ण के, कृष्ण के बाल लीलाओं का ये क्या किया? अच्छे से चित्रण किया है, रचना किए हैं। तो कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ है? मथुरा में। तो आपको पता है कि मथुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज भाषा। तो जहाँ पे कृष्ण से संबंधित होगा तो वहाँ पे आपका ब्रज भाषा ही होगा। ठीक है, दूसरा है आपका अवधी। तो अवधी में आपका कौन कौन सी रचना लिखी गई है? रामचरितमानस लिखा गया है। तो रामचरितमानस को लिखने वाले कवि का नाम क्या है? रचयिता का नाम क्या है? तो वो है तुलसीदास। तो तुलसीदास जो है राम के बारे में लिखे, राम के भक्त थे। और सूरदास किसके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे। ठीक है, तो जब जो कृष्ण के भक्त थे तो वहाँ पे बोली कौन सी बोली जाती है उनके जन्म स्थान में, स्थान पर? तो वहाँ पे ब्रज भाषा। और राम के जन्म स्थान पे कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वहाँ पे अवधी भाषा बोली जाती है। बस आपको ये ध्यान देना, अगर आपको नहीं पता है, नहीं याद, आपको ये पता कि रामचरितमानस भगवान राम का है, तो आपको ये देना कि उनका जन्म कहाँ हुआ है? अयोध्या में हुआ है। तो वहाँ पे भाषा कौन सी बोली जाती है? तो अवधी भाषा। तो अब इससे आप क्या करेंगे? आप उसको आसानी से लगा सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, तुक्का नहीं, है आपको याद भी लगे, ये तुक्का गलत भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो पहला है सुमित्रा कुमारी चौहान, दूसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा है माखन लाल चतुर्वेदी और चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। अब ये यहाँ पे देखिए, ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कवित्री हैं। ठीक है, तो ये वीरों का कैसा, जैसे कि जो वीरता से, वीरता वाला जो कविता है ये किसने लिखा है, जो वीर से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना, अगर कवित्री में पूछता है तो आपको कवित्री में सुभद्रा कुमारी चौहान है। और झांसी की रानी की से संबंधित जो भी कविताएं हैं, रचनाएं हैं, वो इनसे ही संबंधित है, सुभद्रा कुमारी चौहान से। तो इनकी लेखिका व कवित्री कौन है? तो आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान। ये आपको ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी का व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? पहला है साहित्यिक भाषा, दूसरा है प्रांजल भाषा, तीसरा है व्याकरणिक भाषा और चौथा है मानक भाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मानक भाषा। अब देखिए शुद्ध भाषा का देखिए, क्योंकि जो शुद्ध भाषा नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अमानक बोलते हैं। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध क्या है? देखिए पहले हम लोग हिंदी लिखते थे इस तरह से, लेकिन ये क्या है, अब हम इसको लिखेंगे तो ये इसको हम अमानक, क्योंकि अब विद्वानों ने जो अब इसको क्या कर दिया, अमानक घोषित कर दिया है। ये अब आधे अक्षर ना होके वहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग होगा। तो अब अगर हमें मानक में लिखना है इसको, तो हम कैसे लिखेंगे हिंदी को? अब यहाँ पे छंद मतलब अनुस्वार लग जाएगा। ठीक है,
तो ये हिंदी हो गया, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम मानक कहते हैं। तो आपको ये पता हो गया। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासोआला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? पहला है पृथ्वीराज रासो, दूसरा है खुमान रासो, तीसरा है परमाल रासो, चौथा है विशलदेव रासो। इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाल रासो। ये आपका आदिकाल से संबंधित ये रचना है। ठीक है, चलिए अब ये आपके, या अगर आप यूपीटेट पहली बार दे रहे हैं तो आपके लिए नया है, लेकिन आप कई बार दे चुके हैं, अगर आप सफल नहीं हुए हैं तो आपको ये ध्यान से देखना है कि एक गद्यांश तो आपके 5 नंबर के जरूर आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसको मैं पढ़ूंगी नहीं, इसको आप मैं ऐसे इसको कर दे स्क्रॉल करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है और इसका सही उत्तर मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे उत्तर क्या है? पहला है घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे पहला है अक्कड़, दूसरा है ण, तीसरा है अड़, तीसरा है कड़। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका? अक्कड़। तो यहाँ पे जानते हैं घुमक्कड़, अगर देखा जाए, अगर ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि घुमक्कड़ में कौन सा मूल शब्द है, तो मूल शब्द आपका तो क्या हो जाएगा? घूम। घूम जो है आपका ये क्रिया है, और यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे छोटा ओ की मात्रा है और यहाँ पे क्या है? बड़ा ओ की मात्रा हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना कि कैसे ये हो गया, कैसे छोटा ओ की मात्रा हो गई। तो जब हम कोई भी क्रिया है अगर बड़ा, जैसे भुलक्कड़ हो गया, पियक्कड़ हो गया, घुमक्कड़ हो गया, अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो वो उसमें बड़ा ओ की मात्रा है, अगर उसके साथ हम अक्कड़ जोड़ देंगे तो इसका प्रत्यय क्या बन जाएगा? एक नया शब्द बन जाएगा आपका घुमक्कड़। ठीक है, ये वाला आपका शब्द बन जाएगा घुमक्कड़। तो छोटा ओ की मात्रा में हो जाएगा। जब हम अक्कड़ लगाएंगे के साथ तब ये छोटा ओ की मात्रा में चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अक्कड़। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है पावापुरी, दूसरा है वैशाली, तीसरा है कुशीनगर, चौथा है पारसौली। इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? जिसका अब अगर मैं अभी बताई हूँ कि कैसे यण संधि का प्रयोग करते हैं, आपको पता ही होगा। स्वच्छंद, ठीक है, तो यहाँ पे विसर्ग संधि है, दूसरा है आपका दीर्घ संधि है, चौथा है गुण संधि है, और चौथा है व्यंजन संधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? पहला है 12 वर्ष, दूसरा है 35 वर्ष, तीसरा है 45 वर्ष और चौथा है 80 वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? पहला है जैन धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है मुस्लिम धर्म, चौथा है वैदिक धर्म। तो यहाँ पे श्रुति धर्म क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वैदिक धर्म। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और मुझे लग रहा है कि मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ। अगर अच्छे से समझा पा रही हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर यस करके बोलिएगा, और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और तब तक के लिए मैं अगला वीडियो लेकर आती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।